नमस्कार। दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 14 सितंबर एक बहुत ही खास दिन है। आज हम पूरे देश में हिंदी दिवस मना रहे हैं। भाषा और शब्द एक ऐसे ताकतवर रत्न हैं जो कि लोगों को, दिलों को और पूरे देश को मिलाते हैं। जब देश भर में आज़ादी की गुहार मच रही थी, उस समय अहिंसा के साथ साथ भाषा को भी, हिंदी भाषा को भी एक बहुत ही ताकतवर वेपन बनाया गया, एक बहुत ही शक्तिशाली टूल बनाया गया, जिससे हम सारे देश को, सारे देश की आवाम को एकजुट करके आज़ादी के इस स्ट्रगल को आगे ले जा सके। 1949 में जब हिंदी को एक राजभाषा के रूप में अडॉप्ट किया गया, तब से इस भाषा को आगे लेकर जाने के लिए, लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी, जो कि हिंदी के एक बहुत ही जाने माने लेखक हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में प्रोफेसर हैं। मौलाना यूनिवर्सिटी में एज अ हिंदी कंसल्टेंट है। 200 से अधिक स्टूडेंट जो कि डीलिट, एमफिल, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनके वे मेंटर रहे हैं। कई सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं, कई सारे कविताएं लिख चुके हैं, लेखक हैं। हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि वो आज हमारे साथ स्टूडियो में आकर हिंदी दिवस के बारे में हमसे आज बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गोरखनाथ तिवारी जी, जो कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है। वह आज भी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित इस संस्था के साथ कई सालों से जुड़े हैं। आज भी वहाँ पर वो काफ़ी ऊंचे स्तर पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं और हिंदी भाषा को पूरे देश में, विदेश में ताकतवर बनाने के लिए, उसकी एक पहचान बनाने के लिए आज भी कई सालों से उस संस्था से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में। हिंदी दिवस की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदी दिवस पर। गोरखनाथ जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। हमें ये बताइए कि हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, ये किस प्रकार शुरू हुआ, इसकी क्या मान्यता है और पूरे देश भर में हिंदी दिवस की आज क्या महत्वपूर्णता है, ये हमें बताइए। मैडम, पहले कि आपने कहा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने एक निर्णय लिया कि देश में माने कि हिंदी दिवस मनाया जाए। जी, निर्णय लिया गया था, ये शुरू नहीं किया गया था जी। लेकिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर 1953 को सार्वजनिक रूप से ये अनिवार्य किया कि 14 सितंबर को संपूर्ण देश में हम हिंदी दिवस मनाएंगे। अच्छा, तब से आज तक हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। और इसका अगर हम महत्व देखते हैं तो इतना ज़्यादा महत्व है कि बिना राष्ट्रभाषा के जी हम माने कि गांधी जी ने कहा था कि बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गूंगा होता है। वाह। तो ये महात्मा गांधी का शब्द था जी। और उन्होंने ही सबसे पहले ये सोचा, महात्मा गांधी जी ने, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। स्वतंत्रता आंदोलन में से पहले वे समझ गए थे कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा अगर होगी, क्योंकि होती तो हम स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को जीत सकते हैं जी। ये बहुत ही खूबसूरत शब्द है महात्मा गांधी जी के कि बिना राष्ट्रभाषा के देश गूंगा होता है। आई थिंक यही एक स्वतंत्रता की जो कुहार थी, उस समय हिंदी को एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम बनाया गया था आवाम तक पहुंचने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। डॉक्टर ऋषभ जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर इन दोनों में कोई फ़र्क है भी? ये आम जनता जैसे हमारे लिए, हमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा एक ही लगती है, बट इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बेसिस क्या है, ये हमें समझाइए।
पूनम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और इन अवधारणाओं को, कंसेप्ट्स को समझने की बड़ी ज़रूरत है। और वो इसलिए कि बहुत बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि भाई हमारे संविधान में तो कहीं राष्ट्रभाषा शब्द आया ही नहीं है, हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहा जाए जी। तो इसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि राष्ट्रभाषा शब्द का क्या इतिहास है, राजभाषा शब्द कैसे आया। मैं थोड़ा सा एक दो शब्दों की इससे पहले और चर्चा करूंगा हिंदी के बारे में, और वो ये है कि सबसे पहले तो यह कि मातृभाषाओं के रूप में हमारी सभी भाषाएं जनभाषाएं हैं। हमें याद रखना पड़ेगा कि भारत एक बहुभाषिक राष्ट्र है, बिल्कुल मल्टीलिंगुअल नेशन है जी। और यह जो बहुभाषिकता है, इसे आप समस्या की तरह भी देख सकते हैं जी, और इसे एक बड़ी ताकत के रूप में भी देख सकते हैं। अच्छा, यानी जैसे हम कहते हैं कि भारत में अनेकता में एकता जी, तो वो जो अनेकता में एकता वाली बात है, तभी बहुभाषिकता और हिंदी, इनका वही संबंध है बिल्कुल, कि इस बहुभाषिकता को आपस में जोड़ने के लिए जी हमें एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। संपर्क भाषा के लिहाज से जो हमारी ये सारी जनभाषाएं हैं, इनमें हिंदी के पक्ष में यह बात जाती है, आज के समय में यह माना जाता है कि लगभग 80% से अधिक लोग इस देश के हिंदी को किसी न किसी रूप में जी समझते हैं। अधिकतर राज्यों में बोले जाने वाली भाषा है। उसके लिए मैं जो संवैधानिक शब्दावली है खंड, यानी हम कहें कि क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र, उसमें नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये कि एक बड़ा क्षेत्र है जो आधे से कुछ कम है देश के, जिसमें अलग 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 मातृभाषाओं के रूप में या बोलियों के रूप में या क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में हिंदी का व्यवहार होता है। अच्छा, जो शेष है उसमें एक हिस्सा है जो इस हिंदी क्षेत्र के पड़ोस का हिस्सा है। अच्छा, इस पड़ोस के हिस्से में स्वाभाविक रूप से, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी की, हिंदी क्षेत्र से कम होगी जी, लेकिन कुछ ना कुछ है, अधिक उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं होगा जी। और फिर एक तीसरा क्षेत्र है जिसमें हम दक्षिण के राज्यों को लेते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों को लेते हैं। अच्छा, ये क्षेत्र जो है, मूल जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उससे काफी दूर भौगोलिक रूप से होने के कारण वहां जो डेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन है हिंदी की, वो अपेक्षाकृत कम है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि लगभग 82% क्षेत्र जो है वह तो हिंदी से एक तरह से यानी आच्छादित है, कवर होता ही है। अच्छा, ये इसकी संपर्क भाषा के रूप में ताकत है जी। और इसी ताकत के आधार पर हमें स्वतंत्रता आंदोलन, अब थोड़ा सा स्वतंत्रता आंदोलन को देख लें जी, कि 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम जो लड़ा गया, उसका विश्लेषण या उसकी असफलताओं का विश्लेषण करके जी लोग इस निर्णय पर पहुंचे, हमारे नेतागण इस निर्णय पर पहुंचे कि जो संप्रेषण की कमी है वह इस आंदोलन के असफल होने के कारणों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। अच्छा, इसलिए यह महसूस किया गया कि अगर हमें पूरे देश को एक साथ आंदोलित करना है तो पूरे देश में किसी एक भाषा में संप्रेषण जरूरी है। बिल्कुल, और इस पर आप देखिए 1857 से चर्चाएं विमर्श होते 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 1917 में अच्छा महात्मा गांधी ने यह प्रस्तावित किया कि उन्होंने कहा कि मुझे आप ऐसा बताइए जी, यह बताएं मुझे आप कि इस देश की जो स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा है, जिसे उन्होंने राष्ट्रभाषा कहा, वह कौन सी होनी चाहिए। अच्छा, और फिर उन्होंने कहा कि वो ऐसी होनी चाहिए जो अमलदार हैं वे आसानी से सीख सकें, जिसे कम से कम लोगों को सिखाना पड़े, जिसमें इस देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जी जो विचार है, मनीषा है, वह सरलता से अभिव्यक्त होती हो,
इस तरह से उन्होंने कुछ गुण बताए और इस पर लंबा मंथन होने के बाद यह तय किया गया कि ये जो गुण हैं वो सबसे अधिक हिंदी भाषा में हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो इसके पक्ष में थी वह यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन होते होते हमें लोगों को हिंदी सिखानी थी। अच्छा, तो कम से कम लोगों को हिंदी सिखानी पड़े। जी। ये जो संख्या है ये उस समय हिंदी के पक्ष में आई और तब राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। अच्छा। और हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जहां हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना पहले से हो चुकी थी जी। उत्तर में, दक्षिण में समस्या थी जी, क्योंकि हमें, अभी मैंने पहले भी कहा कि हमें दक्षिण में लोगों को हिंदी सिखानी थी जी। तो दक्षिण के लोगों को हिंदी सिखाने के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा संस्था की मद्रास में स्थापना की। अच्छा। और उसके पहले अध्यापक के रूप में, पहले शिक्षक के रूप में, जिन्हें हम प्रचारक कहते हैं, महात्मा गांधी के चौथे बेटे, अच्छा, महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी को नियुक्त किया गया। अच्छा। तो वह तो है राष्ट्रभाषा की स्थिति यहाँ जी। और वहां से एक राष्ट्रभाषा का दर्शन जो है वो निर्मित होता है। ओके। लेकिन जब भारत के संविधान की रचना की जा रही थी जी। तो संविधान सभा ने यह महसूस किया कि राष्ट्रभाषा शब्द कहने से, किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा कहने से देश के जो अन्य भाषा भाषी हैं जी, उन्हें कुछ कष्ट हो सकता है। अच्छा। हम भी तो राष्ट्र की भाषाएं हैं। बिल्कुल। इसलिए संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई। अच्छा। शेड्यूल 8 में उस समय 12 भाषाएं सबसे पहले प्रस्तावित की गई थी। आज उसमें 22 भाषाएं हैं जी। उसमें हिंदी भी है और अन्य भारतीय भाषाएं भी हैं जी। मैं ये भी बता दूं कि उसमें अंग्रेजी नहीं है। तो वो जो 22 भाषाएं हैं उस शेड्यूल का नाम है लैंग्वेजेस ऑफ नेशन। अच्छा। नॉट नेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेजेस ऑफ नेशन। भारत अच्छा। यानी राष्ट्र की भाषाएं जी। तो राष्ट्र की ये सारी भाषाएं हैं। फिर आप किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज कहें तो किसी को तकलीफ हो सकती है जी। और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए नेशनल लैंग्वेज शब्द के स्थान पर जी ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, कामकाज की भाषा जिसे कहते हैं जी, या राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया। अच्छा। तो इस तरह से हिंदी जो है वह मूलतः हमारी जनभाषा है जी। अपने इतिहास के कारण इस देश की संपर्क भाषा है। स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाने के कारण राष्ट्रभाषा है और संविधान की शब्दावली में राजभाषा है जी। अच्छा, ये हिस्ट्री है इसकी। मुझे तो ये सब पता नहीं था। आपसे बात करने के बाद हमें इतनी हिस्ट्री आपने खूबसूरती से समझाई। मैं चाहती हूँ कि ये एपिसोड जो है वो हमारे बच्चे देखें, हमारी ऑडियंस देखे और अंडरस्टैंड करे कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। हम कई सालों से हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी दिवस पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं, बट उसके पीछे की जो ये स्ट्रगल है जो कि स्वतंत्रता से चली आ रही है, ये पहले ही आ रही है। हाँ। एक बात कहना चाहूंगा यहाँ, जब आपने स्ट्रगल की बात कही कि उस समय में, आपने इतिहास में इस बात को आप जानते होंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग सक्रिय रूप से कार्य करते थे उनमें हिंदी, जैसे वंदे मातरम बोलना जी, इस पर दंड हो जाता था जी, उसी तरह से हिंदी सीखना सिखाना भी अच्छा अपराध माना जाता था। वो भी, उसके ऊपर भी जो है एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो है उन्हें भी स्वतंत्रता आंदोलन सेनानियों के रूप में देखती थी और उन पर नजर रखी जाती थी। और इसीलिए गांव-गांव रात में कहीं किसी मंदिर में, कहीं किसी खंडहर में, कहीं किसी पेड़ के नीचे कक्षाएं चलाई जाती थी। अच्छा, तो ये जो है उस समय के लोग बताते हैं इन चीजों को जी। और महात्मा गांधी ने जो उनके रचनात्मक कार्यक्रम थे उनमें स्वभाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अच्छा, उसी का हिस्सा ये है। और उन्होंने हिंदी प्रचारकों से कहा था कि आपको जेल जाने से बचना है। अच्छा, क्योंकि जब जो आगे की पंक्ति के लोग हैं वो जेल चले जाएं तो आपको काम करना है। और वही कम से कम दक्षिण भारत में तो हिंदी प्रचारकों ने किया। अच्छा,
आज देखिए हम कितनी एक लंबी जर्नी तय करके आए हैं। 75 इयर्स, 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं हम ये साल। जैसे आपने भी बताया कि इस हिंदी भाषा की इन 75 सालों में क्या जर्नी रही है, मतलब क्या उसकी धारणा रही है 75 सालों में, किस तरह से हिंदी भाषा का एक जो प्रोग्रेस हुआ है, किस तरह से वो बढ़ी है, किस तरह का एक एक्सेप्टेंस आया है हमारे देश में हिंदी को लेकर। तो गोरखनाथ जी, आपकी टिप्पणी सुनकर फिर ऋषभ जी के पास आते हैं। मैडम, जैसा कि गुरुवर प्रोफेसर शर्मा जी ने कहा आपको, सर का भी क्षेत्र रहा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मेरा भी रहा है। शिक्षा से लेकर के या नौकरी तक हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं या पढ़े हैं यहाँ पर, तो और हिंदी भाषी क्षेत्र तेलुगु है, ये आप जानती ही हैं जी। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ 5 राज्य में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है। अच्छा। और 5 राज्य के जो हमारे दोस्त हैं या कलीग्स हैं, वहाँ की संस्कृतियों को जानने का मौका हमें ज़्यादा मिला है। जी। नॉर्थ में जन्म भले हुआ, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा यहाँ के बारे में मालूम हुआ जी। यहाँ की संस्कृतियों के लिए। तो सबसे पहले समझ सकती हैं कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की 1918 में मद्रास में। उस समय के प्रचारक थे, वो गांव-गांव में जा कर के हिंदी सिखाया करते थे जी। और लोगों को शिक्षित करते थे। जैसा कि सर ने कहा कि बचना भी था उनको अंग्रेज़ों से कि भाई वे लोग आज उनको पकड़ करके गिरफ्तार न कर लिया जाए। हिंदी सिखाना पाप माना जाता था जी। उस स्थिति में लोगों को शिक्षित किया गया, हिंदी का प्रचार, हिंदी सिखाया गया। अच्छा। और उसके बाद आज की अगर स्थिति, पहले की स्थिति देखिए, एक प्रचारक कम से कम 100 लोगों को गांव-गांव में जा कर के शिक्षा देते थे और हिंदी सिखाए। हिंदी को लेके इतना जज्बा, इतना पैशन उस टाइम, उस समय में, जो आज हमारी शायद जनरेशन उसको काफ़ी ग्रांटेड ले लेती है कि ठीक है। और हिंदी भाषा की ऐसी स्थिति है कि उसमें अंग्रेज़ी के शब्द, उसमें व्हाट्सएप की लैंग्वेज, ये भाषा को डाइल्यूट कर रही है। भाषा की जो इम्पोर्टेंस है उसको, मैं भी जैसे बात कर रही हूँ काफ़ी अंग्रेज़ी के शब्द यूज़ कर रही हूँ, बट ये हमारी शायद भाषा को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में वो मेहनत करती है। पर भाषा का जो एसेंस है, उसकी जो एक शुद्धता है, उसकी जो प्योरिटी है, उसको हम कैसे मेंटेन करें, यही मेरा आपके प्रश्न का या आपके जवाब का शायद थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है कि भाषा की ये 75 साल की जो एक जर्नी है वो कैसी रही है, उसकी जो एसेंस है, उसकी जो प्योरिटी है, उसको हम कैसे संभाल कर रखें, कैसे उसे हम बचा कर रखें। प्योरिटी न भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और हिंदी का प्रचार प्रसार में प्योरिटी न रहना बहुत ही अच्छा हमारी सोच से है, क्योंकि मलयाली का कुछ शब्दों को ले लेते हैं। अच्छा। सब संस्कृत निष्ठ शब्द हैं जी, उसमें। बिल्कुल। कन्नड़ में हम देखते हैं, मद्रास की जो तमिल भाषा है उसको भी हम अडॉप्ट करते हैं। अंग्रेजी की भाषाओं को, जैसे रेल को देखते हैं, रेल की पटरी को तो लौह पथ गामिनी बोलते हैं। जी। अब इतना शुद्ध अगर भाषा का हम प्रयोग करेंगे तो अगला समझ नहीं पाएगा। रेलगाड़ी जो है उसको हम उसी तरह से अंग्रेजी के शब्दों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जितनी ही भाषाओं को हम डाइल्यूट करके एक साथ मिला करके हम बोलेंगे, उतना ही ये हिंदी का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होगा। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं भी इसमें अपनी बात कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि आपकी जो पीड़ा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग देख रहे हैं जिसे खिचड़ी कहते हैं। खिचड़ी, बिल्कुल। जिसे अब लोग हिंग्लिश भी कहते हैं। जी। तो ये जो हिंग्लिश वाली स्थिति है, क्या इसे हिकारत से देखना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो भारतीय भाषाओं के प्रवेश की बात कही। जी बिल्कुल। जब आप हिंदी भाषा के विकास की बात करेंगे और कहेंगे कि समाज बहुभाषिक है, जी, तो निश्चित रूप से हिंदी में
विभिन्न भारतीय भाषाओं की शब्दावली को आना चाहिए। जो दूसरी मातृभाषा वाले लोग हैं, आत्मीयता अनुभव होगी ना। हमारी तमाम भारतीय भाषाएं, मैं तो कहूंगा उसमें तमिल भी शामिल है, अच्छा, का एक कहें कि केंद्रीय भाषा संगठन या शब्दावली है, अच्छा, जो सब में कॉमन है। अच्छा, आप ये देखिए कि हिंदी वाले को रेल निलयम समझने में कोई समस्या है क्या? नहीं। विधान सौध समझने में कोई समस्या है क्या? हालांकि उसके यहां से सौध शब्द चला गया, हाँ। लेकिन कन्नड़ में विधान सौध है, हाँ, वहां सौध शब्द है। जी, जो विधान सभा का भवन है, Correct. विधान सौध है। यहां आप रेल निलयम कह रहे हैं, कहीं भवन कह रहे हैं, जी। कहीं निवास कह रहे हैं। तो ये जो शब्दावली है, ये हमारी विरासत में मिली हुई सर्वनिष्ठ शब्दावली है पूरे देश की भाषाओं की। बिल्कुल। ये इसके कारण हम, जिसे हम कह रहे हैं ना कि एक सूत्रता में जुड़ने वाला, ये वो सूत्र है जो हमें जोड़ता है। जी, हम देखें, हमें लगता है कि यार नहीं, तमिल और हिंदी तो बड़ी दूर हैं। नहीं, आप देखें कि अगर वहां आप पशु शब्द का प्रयोग करते हैं जी, तो किसी पशु विशेष का नाम आ जाता अच्छा, है वो मूलतः संस्कृत से आया हुआ। जी, बिल्कुल। वहां अर्थ संकोच हो गया, वो गाय का वाचक बन गया। अभी अच्छा, तो ये है, मूल शब्दावली कहीं से जुड़ी हुई है। जी, तो वो जो मूल शब्दावली है, उसकी सर्वनिष्ठता तो श्रेष्ठ है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम अंग्रेजी बहुत मिलाते जा रहे हैं। हाँ, तो एक जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स की अवधारणा है, उसके अनुसार किसी भाषा के विकास के लिए भाषाओं का संपर्क जरूरी है। अच्छा, और जब संपर्क होता है जी, तो एक दूसरे की कोहनी टकराएगी थोड़ी सी, तो एक दूसरे का स्पर्श अनुभव होगा। जी, तो अब जब हम अंग्रेजी के संपर्क में आए और लंबे समय तक उसके संपर्क में रहे, जी, या अन्य भाषाओं के संपर्क में आ रहे हैं या आते रहे हैं, तो उनकी शब्दावली को ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी, लेकिन अभी शायद आप आगे इस बात को मुझसे पूछेंगी, पर मैं यही कह दूं कि हमारे संविधान में जी, एक अनुच्छेद है 351। ओके, उस 351 अनुच्छेद में यह बताया गया है कि हिंदी भाषा का विकास इस तरह से किया जाना है कि वो भारत की सामासिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर का प्रतीक बने। अच्छा, तो कंपोजिट कल्चर कब आएगी? जब हमारी सब भाषाओं के बीच एक संवाद सेतु जैसा हमें हिंदी प्रतीत हो। अच्छा, और इस कंपोजिट कल्चर के निर्माण में अगर हमें, अब अंग्रेजी की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? अंग्रेजी की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है कि लंबे समय तक, अब वो कितने 100 साल की हमारी गुलामी रही, मैं ये नहीं कहता, वो इतिहास की अपनी मान्यताएं हैं जी, लेकिन उसके दौरान जो हमारी ज्ञान परंपरा थी, जी, वो थोड़ी सी बदल गई। वह नष्ट हुई। जी, हमारे पुस्तकालय जला दिए गए, हाँ, हमारे विद्यालयों को नष्ट कर दिया गया, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी पुरानी, वो समाप्त कर दी गई। जी, और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ रिसर्च बंद हो गया, शोध बंद हो गया। वैज्ञानिक सोच के स्थान पर हम जो जिसे कहें कि एक तरह की भाग्यवादी और कर्मवादी जो सोच थी, उसमें कैद हो गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जो भाषा है, जी, वह अभिव्यक्ति में तो बढ़ती रही, काव्य तो हम रचते रहे, जी, आपस में वार्तालाप भी करते रहे, जी, लेकिन जो नया ज्ञान विज्ञान आया, हाँ, उस ज्ञान विज्ञान के लिए हम नए शब्द नहीं गढ़ सके। अच्छा, हमारे पास चिकित्सा विज्ञान की अपनी पुरानी शब्दावली है, जी, हमारे पास गणित की अपनी पुरानी शब्दावली है, लेकिन कंप्यूटर तो तब नहीं था। हाँ, तो इधर जो नए शोध हुए, जी, उसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए जब हमें भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, तो केवल ऐसा नहीं है कि हमें केवल भारत में बात करनी है, जी, आपको एक रिसर्च पेपर लिखना है और वो पूरी दुनिया में पहुंचना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ऐसे में हमें शब्दावली बाहर से लेनी पड़ी। अच्छा, और यहां फिर हमारे अलग अलग स्कूल्स आते हैं। जी, एक शुद्धतावादी स्कूल है,
जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, या आप कहें जो भी, कि साहब नहीं, हमारी शब्दावली बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए जी। इसी तरह एक समन्वयवादी स्कूल है। अच्छा। समन्वयवादी स्कूल ये मानता है कि हमें 3 देशों में अगर कोई शब्दावली स्वीकृत है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी भाषा भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जानी है। अगर हम जैसे आप बोल रहे हैं शुद्धता में अगर हम गढ़ के रह गए तो हमारी जो ये अंडरस्टैंडिंग है भाषा की वो देश तक ही सीमित रहेगी। तो मेरा अगला प्रश्न आपके इसी सोच पर और ये इसी थॉट प्रोसेस पर है कि जैसे भाषा का ये भी स्वरूप रहा है कि हम आज ट्रैवल भी बहुत है, लोग अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस भी बहुत जाते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे अंग्रेज़ी भाषा अगर आप नहीं जानते हो तो आपको मुश्किल होती है वहाँ पे लोगों से बात करने में, वहाँ पर घूमने फिरने में, बातचीत करने में। लोग पढ़ने भी जाते हैं बाहर, तभी इंग्लिश का जैसे यहाँ पर मान्यता भी हुई है, यहाँ पे हमने इंग्लिश को भी अडॉप्ट किया है। इसी तरह से अगर हम हिंदी को पूरे देश भर, पूरे विश्व में अगर हम ले जाना चाहते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स तक हम ये भाषा पहुँचाना चाहते हैं, उसकी क्या हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए हिंदी को एक इंटरनेशनल स्तर पर रिकॉग्निशन दिलाने में? हम हिंदी सीख रहे हैं यहाँ पर या सिखा रहे हैं जी, तो ये सोच करके आज नहीं हम हिंदी सिखा रहे हैं छात्रों को या छोटे छोटे अपने घर के बच्चों को कि भारत में ही आपको नौकरी करना है जी, बल्कि आज ये सोच है छोटे बच्चों का कि हम अमेरिका जा कर के पढ़ाई करेंगे। तो मैं चूँकि हिंदी भोजपुरी क्षेत्र से आया हूँ जी, पूर्वांचल से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बनारस के पास मेरा घर है। अरे वाह। तो भोजपुरी एशिया की सबसे बड़ी बोली बोली जाती है, आज बता दे रहा हूँ। अच्छा। लेकिन भारतीय संविधान में उसकी कुछ उसके बारे में नहीं लिखा गया है जी। अगर भोजपुरी को ज़्यादा हम प्रश्रय देंगे तो हिंदी को हम राष्ट्रभाषा में योगदान नहीं दे सकते हैं जी। तो बहुत से शब्द जो हैं भोजपुरी के हिंदी में हम लिए हैं। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि जब यहाँ पर हिंदी सिखाया जा रहा है बच्चों को जी, तो बच्चों के मन में भी ये भाव है या लोगों के मन में अब ये भाव हो गया है कि भाई और प्रवासी भारतीय जब हम बनेंगे भविष्य में जी, तो वहाँ पर हिंदी की ज़रूरत है जी, और अंग्रेजी की और ज़रूरत है जी। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा जिसको जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा वह उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। बिल्कुल। ये और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, अंग्रेजी भी सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अंग्रेजी हम नहीं जानेंगे तो कुछ जगहों पर हम तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, ये सही है जी, लेकिन हमारा ठीक है हिंदी हम सिखा रहे हैं लेकिन हमको अंग्रेजी भी जाननी पड़ेगी। जी बिल्कुल। क्योंकि और प्रवासी साहित्यकार भी बहुत ज़्यादा हैं मैडम। मॉरिशस में देखिए, त्रिनाद टोबैको में देखिए जी, माने कि हमारे सर बैठे हैं, ये तो सर तो सबसे संपर्क में रहते हैं जी। हमारा हो सकता है भारत दायरा हो, विभिन्न विश्वविद्यालयों में मैं हूँ इसमें, माने कि हिंदी का ये एक संकल्प एक पत्रिका के माध्यम से 22 वर्षों से इसका मैं प्रकाशन और संपादन में मैं लगा हुआ हूँ। अरे वाह। जिसकी माने कि ऑनरेरी रूप से हम लोग काम करते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। तो अब मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले वाला ये जो दायित्व है कि हम प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे, अब इसको हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम अपना नौकरी से, व्यवसाय से इसको हम जोड़ करके देखते हैं। अच्छा। तो पूरे विश्व के फलक पर हम हिंदी को आज देख रहे हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया भी जाता है जी, आप जानती ही हैं इसको। जी। और जब हम हिंदी का जो प्रश्न अगर हम यहाँ पर सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये सोच करके कि विश्व तक ये हिंदी हमारी पहुँचे और यह दिन दूर नहीं है जब हमारी जो भाषा है जी, ये बहुत ही शीघ्र ये विश्व की भाषा बन जाएगी। ये मेरा मानना है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ जी, कि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ये भाषा हिंदी बनेगी।
और हिंदी की जो भाषा है, आज जो इंग्लिश की एक्सेप्टेंस है पूरे विश्व में, उसी तरह हिंदी का भी एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस रहे। इसमें डॉक्टर ऋषभ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपनी तरफ से एक कोशिश करी है कि हमारी ये जो हिंदी भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स तक पहुँचे। तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स को पढ़ाने में? कैसा ये तालमेल कैसे बैठता है? पूनम जी, आपने बहुत ही रोचक बात कही है जी। और ये बात कहीं ना कहीं जो अभी शुद्धता वाली बात चल रही थी जी। उससे भी जुड़ेगी जी। कि मुझे चीन के कुछ विद्यार्थियों को, कुछ बैचेस को, थाईलैंड के कुछ बैचेस को, बल्गारिया के कुछ बैचेस को अच्छा पढ़ाने का मौका मिला हिंदी। जी। मैंने अनुभव किया कि वो लोग चाहते हैं कि उन्हें मानक और शुद्ध जिसे आप कहते हैं वह हिंदी सुनने को मिले। कई बार वो हमसे ये पूछ लेते हैं किसी शब्द को जब हम अंग्रेजी में प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या इसके लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है? अरे वाह। तो अब इसके साथ शायद कई चीजें जुड़ी हुई हैं जी। कि चूंकि भाषा का संबंध अस्मिता से है, जी। पहचान से है। जी। और हम कहते तो हैं कि अंग्रेजी जो है वो वैश्विक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन यह भी है कि शायद बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजी के प्रति एक थोड़ा सा जो है यह भाव भी है कि वो उपनिवेश की भाषा रही है। हाँ। पूरी दुनिया पर शासन करने वाले बिल्कुल, एक साम्राज्य की भाषा रही है। जी। इसलिए बहुत सारे जो समाज हैं वो उस रूप में अंग्रेजी को स्वीकार नहीं करते और उन समाजों ने, जिनमें अभी हम चीन की बात कह रहे थे, जी। अपने आप को अपनी भाषा में खड़ा करके दिखाया है। बिल्कुल। इसलिए शायद उनके भीतर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ये है कि क्या बात है, आपके पास अमुक शब्द के लिए हिंदी में शब्द नहीं है क्या? अच्छा। एक तो ये चीज, एक दूसरी चीज जो हमारे लिए संपत्ति है वो ये कि हमारे पास कम से कम 3 तरह की हिंदी है। जी। वैसे तो अनेक प्रकार की हिंदी है, लेकिन 3 का मतलब है कि एक जिसे हम कहते हैं शुद्ध या मानक हिंदी, जी। दूसरी जो उर्दू वाला इसका स्वरूप है, अच्छा। उर्दू भी हिंदी की एक शैली ही है, जी। और तीसरा जो है वो बीच का मार्ग है, गांधी जी वाला, अच्छा। जिसमें शुद्धता और ये जो अरबी फारसी वाला रूप, ये दोनों मिलकर के हिंदुस्तानी बनती है। अच्छा। तो ये जो हिंदुस्तानी वाला स्वरूप है, जी। इसे स्वीकार करने से हमारी स्वीकार्यता विदेशों में ऐसे स्थानों पर जहां की भारत से बहुत सारे लोग गए हैं, जी। जिसे आप कहते हैं कि प्रव्रजन हुआ है भारत से अलग अलग समयों पर, जी। या फिर जो भारत से टूट करके अलग हो गए हैं इससे। भाई कभी तो अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा था, बिल्कुल, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश भी था, श्रीलंका भी था, जी, नेपाल भी। ये जो पूरा का पूरा जो इंडियन सब कंटिनेंट है या सार्क कंट्रीज हैं, जी, उसके लिए तो एक प्रकार से संपर्क भाषा है हमारी हिंदी, बिल्कुल, और उसमें शुद्धतावाद नहीं चलता। हाँ, लेकिन जब आप बात अमेरिका की करेंगे, जी, या यूरोप की देशों की करेंगे, या रूस की भी बात करते हैं, तो वो लोग ये चाहते हैं कि हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, उनकी भाषा का सहारा लेते हुए। अब विद्यार्थियों की बात पर मैं आऊं कि मैंने हर बार हर बैच में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा, आप हिंदी क्यों सीख रहे हैं? हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ तो ये जवाब होगा, भाई हमें नौकरी चाहिए। जी, लेकिन वो नौकरी के लिए नहीं सीख रहे होते हैं। जी, ज्यादातर का कहना होता है कि हम भारत को जानने के लिए हिंदी सीखना चाहते हैं। अरे वाह, और जब भारत को जानने की बात आती है तो वो भारत के नृत्यों को सीखना जानना चाहते हैं, अच्छा, वो भारत की मूर्तिकला के बारे में जानना चाहते हैं, जी, वो भारत के इतिहास और पूजा पद्धतियों के बारे में जानना चाहते हैं। जी, और जैसा गांधी ने कहा था कि बिना मेरी भाषा में जी, भारत की पूरी जो सांस्कृतिक परंपरा है, अध्यात्म है, समाज है, वह प्रकट हो सके। जी, तो इस दृष्टि से उनके लिए हिंदी का उपयोग है।
एक बात के साथ मैं इस प्रश्न का उत्तर पूरा करूंगा जी। रूस में जाने का हमें अवसर मिला जी। हिंदी से संबंधित एक यात्रा के दौरान। जी। तो वहाँ हमें मॉस्को विश्वविद्यालय में उन लोगों ने बताया कि रूस के बच्चे भारत की भाषाओं में हिंदी और मराठी सीखना पसंद करते हैं। अच्छा। बल्कि मराठी के प्रति ज्यादा रुचि है। अच्छा। हमने पूछा ऐसा क्यों है? हाँ। तो उन्होंने बताया कि बंबई की तरफ रुख है। हाँ, ये मेरा तो ये जो है ना सिनेमा वाला जो आकर्षण है, जी। और जो 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 तेजी से फैलती हुई हमारी फिल्म इंडस्ट्री है जी, उसका बड़ा योगदान है जी। विश्व भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने में, भारत में भी, भारत की अखिल भारतीय भाषा के रूप में, और दुनिया भर में भी। यानी उस समय मुझे कितना अच्छा लगा होगा। मैं कल ही अपने मित्र गोरख जी से चर्चा कर रहा था कि सेंट पीटर्सबर्ग जैसी जगह में एक फलों की दुकान में मैं और मेरे एक साथी फल खरीदने के लिए गए। वहाँ एक यानी मैं समझता हूँ कि लगभग 50 वर्ष की एक आयु की एक महिला जी, उसने जैसे ही देखा कि हम लोग भारतीय हैं जी, और आपस में हम हिंदी में बात कर रहे हैं, उनके साथ हम अंग्रेजी में या जो भी कुछ कहने फलों का नाम लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसने राज कपूर की फिल्म का गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। क्या बात है। और फिर हमें पता चलता है कि फिल्में देख कर के ही वो इतनी हिंदी जानती है कि अपनी दुकानदारी हिंदी में भी कर सकती है। क्या बात है। यही है सच्चा प्रेम। ये भाषा की ताकत, भाषा की ताकत है। ब्यूटीफुल थॉट। ये महात्मा गांधी जो बोल रहे थे, जो आप बोल रहे थे कि एक जो हमारा कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है हिंदी का, ये भारत का, ये हिंदी के माध्यम से होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज अगर होते तो ये देखकर बहुत खुश होते कि उन्होंने जो सपना देखा है, जो उन्होंने एक मैसेज दिया है, जो हिंदी के प्रति उनकी एक विश थी, वो आज पूरी होती दिख रही है उन्हें। इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। अभी ऋषभ जी बात कर रहे थे पिक्चरों के बारे में, और बॉलीवुड जो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में हिंदी भाषा को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ तक लेकर जाता है, लोगों के मन में एक प्यार जगाता है, उसके बारे में भी हम आकर बात करते हैं। कहीं मत जाइएगा। हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस प्रस्तुति में हम अभी वापस आते हैं। दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली में आप सबका स्वागत है। मेरा अगला प्रश्न गोरखनाथ जी आपसे है कि ऋषभ जी जैसे बता रहे थे, तो आज की इस सिचुएशन में जो हमारी फिल्में हैं, जो इंटरनेशनली भी हर जगह रिलीज़ होती हैं, लोग बहुत चाव से देखने जाते हैं, गाने सुनते हैं, और हमारी जो मीडिया है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इसका क्या रोल है हिंदी भाषा को एक नए स्तर पर लेके जाने के लिए, इंटरनेशनली इसकी एक ताकत बढ़ाने के लिए? मैडम, जैसा कि मैंने कहा कि भारत में राष्ट्रभाषा का प्रश्न अभी नहीं है जी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हम सब पूरी तरह से हिंदी क्षेत्र में हैं। अच्छा। और हिंदी के बहुत से लोग, माने हिंदी को लोग जानते हैं पूरे राज्य में जी। अब एक राजनीतिक स्थिति है कि भाई हम राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर रहे हैं। मद्रास में हम जाते हैं तो मद्रास के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं पूरी तरह से, वे जानते हैं। तो भारतीय संविधान में एक व्यवस्था ये है कि सभी राज्य पूरी तरह से, माने प्रेम से स्वीकार कर लें कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी जी। अब तो आप जानती हैं कि 20 से ज़्यादा राज्यों का ये बोली जाने वाली हिंदी ही है जी। और जो 5 राज्य है दक्षिण का, सभी लोग जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी मैं बीच में गया था, तो नॉर्थ ईस्ट में भी लोग हिंदी और अंग्रेजी बोल रहे हैं। अच्छा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि विश्व में, अच्छा, उसी तरह से सिनेमा वालों का जैसा कि आपने कहा, हिंदी सिनेमा को अगर देखिए तो जो भारत के लोग विदेश में गए हैं या पाकिस्तान के लोग हैं हिंदी सिनेमा देखते हैं जी, या श्रीलंका के लोग हैं, विश्व जैसे अमेरिका में है, रूस में है, जो जहाँ है जी, हिंदी सिनेमा देख रहा है और हिंदी के जो हीरो हैं उनको अपना आदर्श मान रहा है जी। तो हिंदी को मुझे लग रहा है कि विश्व स्तर पर हम लोग पहुंचा दिए हैं। अच्छा। और
बहुत ही जल्दी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह विश्व भाषा बनेगी हिंदी, ये हम लोग आश्वस्त हैं। अच्छा। कि इतना अच्छा काम पूरे विश्व में, माने कि हम विश्व को दृष्टिकोण में रख करके हिंदी के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। दोनों जैसे हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, आपने इसमें काफ़ी पढ़ाई करी है। आगे की जो जनरेशन है स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आप उनके मेंटर हैं, आप उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। तो जैसे आप ये मानते हैं कि हिंदी अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ चुकी है, उसकी एक रिकग्निशन है, लोग उसे मानते हैं, चाहते हैं, सीखने की एक कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदी का जो भविष्य है देश में विदेश में, वो काफ़ी आपके हिसाब से हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा और इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए अब तैयार है पूरी तरह से? अब देखिए मैडम, ठीक से देखा जाए तो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देख लीजिए, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, विदेश में जब भी जाते हैं हिंदी में ही अपना भाषण देते हैं जी। तो जो वहाँ का विश्व स्तर पर या विश्व के जो अप्रवासी भारतीय है, आप देखिए उनसे भी वो मिलते हैं और हिंदी में ही बात करते हैं। तो चाहे पूरे देश के लोग, कोई उत्तर प्रदेश से होगा, बिहार से होगा, साउथ से होगा जी, हर कोई जाता है प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए। अमेरिका की स्थिति देख ही रही है जी। तो उसी तरह से अभी भोपाल में अच्छा, रिसेंटली माने कि 20 दिन पहले हमारे गृह मंत्री जी ने हिंदी के बारे में कहा कि भाई अमित शाह जी ने कि हिंदी बोलने में हमको हिचक नहीं होनी चाहिए, आप हिंदी बोलिए, जैसे भी बोलिए हिंदी बोलिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक देश ही नहीं, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम सब मजबूत हुए हैं इसके चलते। वाह। और अब जैसा कि मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रभाषा के लिए नहीं अब कोशिश कर रहे हैं जी, ये तो अपने आप अब हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। विश्व में जो हमारा परचम है हिंदी का जी, अब यह समय मुझे लग रहा है कि बहुत ही नज़दीक है कि विश्व की भाषा हिंदी बनने वाली है। वाह। ये मैं अपना दावे के साथ, या चाहे मुझे बहुत विश्वास है कि हम होंगे कामयाब एक दिन अरे वाह। इस कार्य के लिए। जी जी। डॉक्टर ऋषभ जी, आपकी इस पे कोई टिप्पणी, आपकी विचार की हिंदी का जो भविष्य है, हिंदी का जो ये एक फ्यूचर है, ये हम जैसे लोग, आजकल के बच्चे, आज की जो जनरेशन स्कूलों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से ही क्यों ना हो, किस तरह से आज की जनरेशन का आप एक रोल देखते हैं? आप तो खैर काफ़ी सालों से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, पीएचडी हो, एमफिल हो उन स्टूडेंट्स को, बट और छोटे बच्चों को जैसे स्कूलों में अब कंपलसरी कर दिया है लिखना, पढ़ना, बोलना, हमारी जनरेशन किस तरह से इस भाषा को आगे लेकर जा सकती है और किस तरह से हमारा योगदान रह सकता है हिंदी भाषा को और भी ताकतवर बनाने में? देखिए, एक जो चीज़ है जो बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए हमारे मन में, वह यह है कि हिंदी या कोई भी भाषा कब दूसरे समाजों में स्वीकार्य होती है। जी। अपने मातृभाषा के भूगोल के बाहर जी। कोई भी भाषा तब अधिक स्वीकार की जाती है जब वह लचीली हो। अच्छा, फ्लेक्सिबल। हिंदी में एक लचीलापन है। जी। आप देखें, पंजाबी अपने ढंग से बोलता है, मद्रासी अपने ढंग से बोलता है, बम्बई अपने ढंग से, हम हैदराबादी लोग अपने ढंग से बोलते हैं। जी। जो अभी आपने भोजपुरी की चर्चा की, तो वहाँ आप अगर सूरीनाम वगैरह में जाएंगे तो वहाँ वो हिंदी का वो रूप आज भी बचा हुआ है। जी। और फिर वो मानक हिंदी वाला रूप है। तो अब सवाल यह है, जो आपने कहा कि साहब आगे आने वाली पीढ़ी जो है जी। वो किस प्रकार से उस तक हिंदी, तो हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जी, वो इस दृष्टि से बड़ी साफ है। अच्छा, उसमें मातृभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, अच्छा, भारतीय भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, और कहीं यह नहीं कहा गया है कि आप हिंदी को अनिवार्य रूप से सीखें। अच्छा, बल्कि यह है जो अब नया जो त्रिभाषा सूत्र है नया जी, वह यह है कि बच्चे को 3 भाषाएं सीखनी हैं। जी,
एक जो सबसे पहली चीज है कि उसे उसमें दो भारतीय भाषाएं सीखनी होंगी जी। तो दो भारतीय भाषाओं में हिंदी वाला एक हिंदी लेगा जी। और जो दूसरा है वो अपनी मातृभाषा लेगा जी। और जब मातृभाषा ली तो वो दूसरी भाषा कौन सी लेगा? हिंदी लेगा, हिंदी, राष्ट्रीय भाषा होने के कारण। और हिंदी वाला क्या लेगा? हिंदी वाले को इतना ईमानदार होना चाहिए कि वो दूसरी भाषा के रूप में दक्षिण की भाषा ले। हाँ। तो एक जो परस्पर आत्मीयता का भाव है जी। वो बढ़ेगा। जी। और तीसरी भाषा के रूप में यह है कि आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं, वो चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो। जी। तो यह जो नया स्वरूप जो है इसमें आरंभ से ही, जी, यानी नर्सरी लेवल से ही जो है एक तरह से बच्चे को 3 भाषाओं की तरफ उन्मुख करने की योजना है। जी। और ये भी कहा जाता है कि हमारे मस्तिष्क का जो हिस्सा भाषाएं सीखता है उस हिस्से का संबंध भी गणित सीखने से भी होता है। अच्छा। भाषा सीखने वाला व्यक्ति जो है, जितनी भाषाएं आप ज्यादा सीखते हैं आपके मस्तिष्क का गणित का बोध भी, वैज्ञानिक बोध भी उतना ही, लॉजिक जो है वो उसी तरह से बढ़ता है। और इसलिए भी कहा जाता है अब तो कि भाई अगर जो बाद में आज लोगों को हाथ कांपने का और भूलने की जो बीमारियां होने लगती हैं जी, उसके लिए भी कहा जाता है कि नई भाषाएं सीखिए। लैंग्वेज सेंटर आप यानी 60 साल के बाद की आयु में भाषाएं सीखिए जिससे मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ रहेगा। अरे वाह, साइंटिफिक रीजन भी है। हाँ, है ना, लैंग्वेज थेरेपी है। जी जी जी, थेरेपी का एक हिस्सा है जी। और मैं समझता हूं कि यहीं मुझे ये बात कह देनी चाहिए। आपने जो राष्ट्रीयता की और फिर अंतर्राष्ट्रीयता की या यूएन की जो बात की, जी, जब हम कहते हैं यूएन की भाषा, संयुक्त राष्ट्र की भाषा, तो संयुक्त राष्ट्र की भाषा होना जी एक बात है और पूरी दुनिया में किसी भाषा का जाना, समझा जाना एक दूसरी बात है। जी, क्योंकि जो यूएन की जो भाषाएं हैं उसमें सारी भाषाएं ऐसी नहीं हैं जो सारी दुनिया में जानी जाती हैं। जी। लेकिन हम हिंदी के बारे में एक आज दावे के साथ कहा जाता है, जयंती प्रसाद नौटियाल जो हैं हमारे एक रिसर्चर हैं भारत के, जी, जिन्होंने 35 वर्ष तक बहुत परिश्रम से सर्वे करके अच्छा, ये सिद्ध किया है कि हिंदी और उसकी बोलियां, और मैं तो कहूंगा कि उसके साथ अगर हम उर्दू, ये सब हिंदी के शेड्स है ना जी, इन सबको जानने वालों की संख्या अगर दुनिया भर में जोड़ी जाए तो हम अंग्रेजी और मंदारिन से ऊपर ठहरते हैं। अच्छा। लेकिन सवाल ये है यहां पर, क्या संख्या के बल के कारण हम शक्तिशाली हो जाते हैं? नहीं। केवल संख्या से ताकतवर नहीं होते, जी, कुछ और चीजें चाहिए भाषा में। अच्छा, भाषा की दृष्टि से, और इसीलिए 2016 में जी, एक अवधारणा चीन की तरफ से आई। अच्छा, चीन की तरफ से उसका आने का कारण यह है कि चीनी जो है या मंदारिन अपने आप को नंबर 1 पर मानते हैं जी, और वो नंबर 1 पर बने रहे, आपकी हिंदी वहां न पहुंचे। अच्छा, शायद इसलिए ये चीज लाई गई, पर यह है महत्वपूर्ण। अच्छा, चीन के काई चैन, मैं नहीं जानता कि जैकी चैन से उनका कोई रिश्ता है कि नहीं है एक विद्वान है, रिसर्चर हैं जी, उन्होंने एक यानी भाषा की शक्ति का इंडेक्स, सूचकांक जो है जी, मैं उसे PIL जैसे है ना, जी जी तो जी, मैं जी, उसे PLI, अच्छा ये है। तो पावर ऑफ लैंग्वेज इंडेक्स, अच्छा, इस पावर ऑफ लैंग्वेज इंडेक्स में उन्होंने 20 पैरामीटर्स दिए हैं। ओके। और ये 20 पैरामीटर्स जो हैं 5 टुकड़ों में, यानी 5 क्षेत्र हैं। अच्छा, जिसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वह है जियोग्राफी या भूगोल। आपकी भाषा, एक तो भूगोल का पक्ष ये है कि हम कहें, जैसे हम भारत के साथ कहते हैं कि भाई हिंदी जो है वो भारत के इतने हिस्से में बोली जाती है जी, लेकिन भूगोल का अर्थ ये नहीं है। भूगोल का अर्थ यह है कि इस धरती के कितने हिस्से में आप हिंदी की सहायता से यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप हिंदी, केवल हिंदी बोल करके अच्छा, आप
इस दुनिया के कितने हिस्से में यात्रा, अभी आप बार बार अंग्रेजी की बात कह रही थी ना। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल आपको हिंदी आए। जैसे आप बोल रहे थे कि रूसी में उसने राज कपूर के गाने सुनाए, इसका ये मतलब है कि उसे भी हिंदी आनी चाहिए, आपको भी आनी चाहिए, ऐसे जुड़ती है तब आप कहेंगे कि हमारी भाषा जो है वो इतनी सशक्त है कि हम दुनिया के किसी भी देश में हिंदी के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। अच्छा। और यहीं से जो है बार बार रोजगार की बात कही जाती है, इससे जुड़े हुए रोजगार हैं, यात्रा से जुड़े हुए, वे पैदा होंगे। जी बिल्कुल। आप जो है केवल जो हमारी भारतीय एयरलाइंस हैं उन्हीं में हिंदी में अनाउंसमेंट नहीं, हाँ। दुनिया भर की दूसरी तमाम एयरलाइंस में हिंदी में अनाउंसमेंट हो। बिल्कुल। फिर दूसरी चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अर्थव्यवस्था। अच्छा। इकोनॉमी। और जब हम इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वही जो आप तो मैं समझता हूं शायद बैंक से जुड़ी हुई हैं जी, तो जीडीपी की बात आती है और स्टॉक मार्केट की बात आती है और आपका जो एक तरह से ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, क्या ये सारा आप अपनी भाषा के माध्यम से कर पा रहे हैं? जिस दिन आप ये काम अपनी भाषा में कर पाएं तब आप कहिए कि मेरी भाषा सशक्त हो गई, सशक्त भाषा है। वो कह रहा है ना, चीनी कहता है कि मैं अपनी भाषा में करता हूं ये सारे काम, आप क्यों नहीं करते? आप करेंगे। आप यात्रा में ये स्थितियां पैदा करें कि हिंदी में यात्रा कर सकें, आप व्यापार में, व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां पैदा करें कि आप हिंदी में व्यापार व्यवसाय कर सकें। तीसरी चीज है कम्युनिकेशन, संचार। जी, तो संचार में तो आप देख ही रहे हैं कि हम किस तरह से बढ़ रहे हैं। यानी आप ये देखें कि पिछले 20 वर्षों में इंटरनेट के ऊपर हमारी उपस्थिति, जो भारतीय भाषाओं की उपस्थिति, हिंदी की उपस्थिति जो है वो शायद 100% बढ़ गई होगी। जो हमारा प्रयोक्ता समाज है, हिंदी भाषा प्रयोक्ता समाज जी, वो किस तरह से अपनी भाषा में बात करते हुए संकोच तो नहीं करते हम। हाँ। अगर हम तेलुगु भाषी हैं और तेलुगु बोलते हुए संकोच करें, अगर हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी बोलते हुए संकोच करें, तो इसका मतलब तो यह है कि ये तो सम्मान की भी भाषा नहीं है। हाँ? विश्व भाषा तो क्या बनेगी? तो विश्व भाषा बनने के लिए संचार के जो विभिन्न माध्यम हैं उन पर एक तरह से, फिर सबसे बड़ी चीज ज्ञान की भाषा के रूप, साहित्य की भाषा तो आपके पास है, संस्कृति की भाषा है, अध्यात्म की भाषा है, लेकिन हमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भाषा चाहिए। और जब आपके पास आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भाषा होगी, मीडिया की भाषा होगी, तब आप कह सकेंगे कि आज हम मेडिकल हिंदी में पढ़ाएंगे, अरे वाह, आज हम इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ाएंगे। और ऐसा हालांकि इस देश में यानी 40-50 के दशक में ऐसा प्रयोग हैदराबाद में ही हुआ था। अच्छा। उस्मानिया विश्वविद्यालय में उर्दू माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी जी। उस समय के पढ़े हुए एक डॉक्टर, जिनका नाम मैं इस समय भूल रहा हूं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में और हिंदी प्रचार सभा नामपल्ली में उनसे हमारी मुलाकात होती थी जी। उन्होंने बताया। और तो ये जो ज्ञान विज्ञान की भाषा, मीडिया, फिल्म, मनोरंजन, ये सारी, ये इस सब में अगर आप जो है अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे होंगे तब कहा जाएगा कि हाँ, आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने जा रहे हैं। तभी हो सकता है। पांचवा और अंतिम बिंदु जो है वह है बहुत महत्वपूर्ण। केवल इतना काफी नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जाकर के यूएनओ में हिंदी में बोलें जी, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, अच्छा, आपस में चर्चा उन्हें हिंदी में करने के लिए आप बाध्य करें। आपके साथ जो ट्रांसलेटर बैठे जी, अब तक आप हाँ नहीं, अब ट्रांसलेटर जो है वो दूसरी भाषा वाला है, तो अंग्रेजी का ट्रांसलेटर लेके ना बैठना पड़े, हिंदी का ट्रांसलेटर लेके बैठे हमसे हिंदी में बात करें। ये कब संभव है? हम बड़ी इकोनॉमी है, हम बड़ा लोकतंत्र हैं, तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम दुनिया से कह सकते हैं हमारी भाषा में हमसे बात करो। कल नहीं कह सकते थे, हाँ। लेकिन आज हम कह सकते हैं। और अगर हम इस स्थिति में होंगे तो यूएन की भाषा होने में हमें कोई रोक नहीं सकता जी। तो ये जो चीज है, इसे जो है उन्होंने लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए पावर इंडेक्स का नाम दिया। इन 5 क्षेत्रों में यदि आप सशक्त हैं तो आप सशक्त भाषा हैं, संख्या से काम नहीं चलेगा जी। ये जो PLI आपने बोला, पावर ऑफ लैंग्वेज इंडेक्स,
ये जब हमारी सरकार आई थिंक इसे अडॉप्ट करके इसे पूरी तरह से क्योंकि ये नया सा इंडेक्स है, 6 साल पुराना ही है, ये जैसे जैसे हमें समझ आएगा, जैसे जैसे हम इसे आगे ले जाएंगे, आई एम श्योर कि हिंदी भाषा भी उसी स्तर पर ज़रूर पहुंचेगी एक दिन जहां मंdarin को नहीं, लोग हिंदी को पूरे विश्व की नंबर 1 भाषा बोलेंगे। और ये हमारा एक स्वप्न है जो ईश्वर की दया से बहुत जल्दी पूरा होगा। गोरखनाथ जी ने तो काफ़ी कॉन्फिडेंस जताया है, उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि यस, हिंदी भाषा आज राष्ट्रीय भाषा तो है ही, हम इसे उतना ही मान सम्मान प्यार देते हैं, बात करते हैं, बट उन्हें पूरा विश्वास है कि ये एक विश्व भाषा भी बहुत जल्दी बनेगी। तो इसी बात पर 4 पंक्तियां बोलते हुए आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं कि सौंधी सी सुगंध, मीठी सी भाषा, हिंदी मेरी जान, बहुत ही खूबसूरत एक भाषा। आज के इस प्रोग्राम जब हम हिंदी दिवस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास 2 मेहमान हैं, डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी और गोरखनाथ तिवारी जी। ये हमसे बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता संग्राम से ही हिंदी की जो एक महत्वपूर्णता रही है, लोगों में हिंदी बात करने की, हिंदी सीखने की, हिंदी पढ़ने की जो एक चाह रही है, वह आज ना केवल बढ़ चुकी है बट एक बहुत ही इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि हम देश में, विदेश में अपनी भाषा को ले जाने में, भाषा बात करने में, उसमें पढ़ाई करने में और उसे पूरे विश्व तक ले जाने में बहुत ही सक्षम रहे हैं, सफल रहे हैं। हिंदी बात करने में आज जितनी हमें खुशी होती है, हिंदी गाने गुनगुनाने में हमें जितनी खुशी होती है, उतना ही आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी सीखें, पूरे विश्व में जाकर हिंदी में बात करें और अपनी भाषा को इतना ताकतवर बनाएं कि वह विश्व की नंबर 1 भाषा बन जाए, मंdarin को ओवरटेक करे और पूरे विश्व में आज हिंदी का गुणगान हो। आप सबको फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ऋषभ देव जी और गोरखनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, हमारे साथ बने, हमें बहुत ही रोचक बातें बताई, हिंदी की जो एक हिस्ट्री है उससे हमें अवगत कराया। आज की जो हमारी ऑडियंस देख रही है, आई एम श्योर उन्हें काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी PLI के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी को जिस तरह से पढ़ाने में लोगों को स्ट्रगल हुआ, वह सब हमें पता नहीं था, बट जब आपने बताया तो बहुत ही मज़ा आया सुनने में। और आप सबको, ऑडियंस को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ आए, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े और हिंदी दिवस की इस खुशी के अवसर पर हमसे आज इतनी सारी बातें करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेछा आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए एपिसोड में।